हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का व्यंजक सत्यापित किया था, ठीक है ना। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का व्यंजक सत्यापित किया था, जो कि हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ था। n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r, ये प्राप्त हुआ था, ये हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन हमने इसका जो सत्यापन था वो अवतल और उत्तल दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के लिए किया है। इसका जो सत्यापन है हमने अवतल व उत्तल दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के लिए किया था। लेकिन वास्तव में इसका जो सत्यापन है वो आपकी किताब में केवल और केवल कौन से पृष्ठ के लिए दे रखा है? वो आपकी किताब में केवल और केवल अवतल पृष्ठ के लिए दे रखा है, ठीक है ना। मतलब आप ये ध्यान रखना, अवतल पृष्ठ के लिए आपको इसका सत्यापन दे रखा है किताब के अंदर, तो आपको इसका जो सत्यापन करना है वो अवतल पृष्ठ के लिए ही करना होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो अवतल पृष्ठ के लिए एक सत्यापन इसका करके आना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी किताब में दे रखा है। हालांकि हमने किया दोनों है। जैसे आर और एफ में संबंध की हम चर्चा कर रहे थे, तो आर और एफ में संबंध देख लो या फिर दर्पण सूत्र देख लो, ठीक है, या फिर आवर्धन क्षमता देख लो, ठीक है। इन तीनों का जो सत्यापन है वो आपकी किताब में केवल किसके लिए दे रखा था? इन तीनों ही संबंधों का जो सत्यापन था वो आपकी किताब में केवल और केवल अवतल दर्पण के लिए दिया गया था, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए दिया गया था। लेकिन हम यहाँ पर जो इनका सत्यापन है वो दोनों ही दर्पणों के लिए हमने किया था। लेकिन एग्जाम में अगर आपकी किताब में आपसे पूछा जाता है कि आर और एफ के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको कौन से दर्पण के लिए सत्यापित करना है? ये अवतल दर्पण के लिए। अगर दर्पण सूत्र के बारे में बोला जाए कि इसका सत्यापन करना है, तो आपको ये अवतल दर्पण के लिए ही करना होगा, ठीक है ना। अगर आवर्धन क्षमता के बारे में बोला जाए कि इसका जो व्यंजक होता है उसका आप सत्यापन कीजिए, तो इसका सत्यापन भी आपको कौन से दर्पण के लिए करना है? अवतल दर्पण के लिए ही करना है, ठीक है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से। हालांकि पढ़े हमने दोनों ही है और आगे भी आपको दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एक तो पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, चूँकि इस फ़ोन में थोड़ी गड़बड़ थी, खराबी थी, इस कारण से ये कल सही होके आया था शाम तक, इसलिए आज से आपका वीडियो स्टार्ट हुआ है। और कल मंडे को आपका टेस्ट है फिजिक्स का, अपवर्तन से पहले वाले टॉपिक तक का, मतलब पूरे परावर्तन के पूरे टॉपिक का टेस्ट था, ठीक है, जो आपको पीछे बताया भी गया था। देखिए क्या होता है और किस प्रकार से होता है। हम सत्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में हमने ये जो टॉपिक्स देखे हैं, आपने जो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला जो टॉपिक देखा था, इसके आगे हमने देखा था एक टॉपिक लेंस। कुछ बातें हमने देखी थी इसकी, क्या होता है लेंस, इसके बारे में हम देखें। लेंस जो है वो पहली बात तो समांगी माध्यम होता है, मतलब इसका जो हर एक बिंदु है वो समान भौतिक अवस्था में होता है। ऐसा नहीं है कि लेंस यहाँ से तो अधिक कठोर है, यहाँ इसकी कठोरता कम है, यहाँ से द्रव बन गया, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। लेंस एक समांगी माध्यम होता है और साथ में लेंस जो है ये पारदर्शी माध्यम भी होता है, ठीक है ना, समांगी भी है और पारदर्शी भी है, ठीक है। लेकिन इस लेंस के बारे में आप विचार कीजिए, जैसे ये लेंस है हमारे पास में, है ना, इसके बारे में आप विचार कीजिए। इसमें कितने पृष्ठ हैं? 2 पृष्ठ हैं। इन दोनों ही पृष्ठों में, इसमें तो दोनों पृष्ठ कैसे हैं? वक्रित हैं। लेकिन ये लेंस ऐसे भी तो हो सकता था, ये इसका एक पृष्ठ हो गया, दूसरा इसका ये पृष्ठ हो गया, ठीक है ना, हो सकता था ना। मतलब लेंस जो होता है वो कैसा होता है? समांगी और पारदर्शी माध्यम तो होता है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका हो सकता है कि इसके दोनों पृष्ठ कैसे हो? वक्रित हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसका एक पृष्ठ तो वक्रित हो और एक पृष्ठ समतल हो, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। तो इसकी परिभाषा में आपने क्या लिखा था? वह समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ वक्रित हो या एक पृष्ठ वक्रित व अन्य समतल हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है, ठीक है ना। वह समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ वक्रित हो या एक पृष्ठ वक्रित व अन्य समतल हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है, ठीक है। लेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेंस जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास में उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। उत्तल जो लेंस है इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस एक दूसरा आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस भी बोलेंगे, ठीक है, समझे आप मेरी बात, है ना। अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसरण कर देता है ये प्रकाश का। इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश का अभिसरण कर देता है। अभिसरण का मतलब प्रकाश को संकेंद्रित कर देता है, मतलब सिकोड़ देता है ये प्रकाश को, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। तो ये हो गया हमारे पास में। अब उत्तल लेंस जो होता है कौन सा होता है? देखो,
जैसे आपने ये देखा था, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। देखो ये देखा था आपने, ये उत्तल लेंस है। मतलब इसकी परिभाषा में आप क्या लिख सकते हो, वह लेंस या वे लेंस जो मध्य से मोटे व किनारों से पतले हों। वे लेंस जो मध्य से मोटे व किनारों से पतले हो वो क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। वे लेंस जो मध्य से मोटे व किनारों से पतले हों क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। और उत्तल लेंस जो होता है, ठीक है, ये बाहर की तरफ वक्रित होता है। उत्तल लेंस जो होता है ये बाहर की ओर वक्रित होता है। इन्हें हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, वे लेंस जो मध्य से मोटे व किनारों से पतले हों उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये बाहर की ओर या बाह्य वक्रित होते हैं तथा इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो उत्तल लेंस होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमारे पास में जैसे हो गया उभयोत्तल लेंस, ठीक है ना। सबसे पहला जैसे हमारे पास में हो गया उभयोत्तल लेंस, इसको आप बोल सकते हो, या फिर द्विउत्तल भी बोल सकते हो, और या फिर उत्तलोत्तल भी बोल सकते हो, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। ये आप इसका नाम दे सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में कौन सा लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। दूसरा अगर अपन देखें यहाँ से, हाँ, उसके बाद में जैसे ये तो हमारे पास में हो गया उभयोत्तल या द्विउत्तल या फिर उत्तलोत्तल लेंस, मतलब इसके दोनों ही पृष्ठ उत्तल हैं। अब एक बात और देखना, आप यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये पृष्ठ आपको उत्तल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैसा दिखाई दे रहा है, अवतल दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने क्या बोला था कि इसके दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए, उत्तल होने चाहिए। तो भाई ये तो अवतल नहीं लग रहा कि आपको। तो इसका जवाब ये है कि आपको पहले पृष्ठ को तो इधर से देखना है और दूसरे पृष्ठ को ऐसे देखना है, इधर की तरफ से देखना है। तो ऐसे देखो आप इस दूसरे पृष्ठ को, कैसा लगेगा आपको, ये उत्तल ही लगेगा ना। फिर उसके बाद में द्विउत्तल के बाद में एक होता है हमारे पास में समतलोत्तल, ठीक है। एक होता है हमारे पास में समतलोत्तल। तो जो समतलोत्तल लेंस है उसके बारे में आप देखिए, इसका एक पृष्ठ तो कैसा होगा, समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो जाएगा हमारे पास में, उत्तल, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात। तो पहला पृष्ठ आपने देखो जैसे ले लिया इसका समतल, और ये दूसरा पृष्ठ हो गया हमारे पास में उत्तल, ठीक है। ये समतलोत्तल लेंस आ गया। फिर उसके बाद में हम देखें अगर तीसरा भाग है इसका, समतलोत्तल के बाद में आ गया जैसे अवतलोत्तल। मतलब इसका एक पृष्ठ जो है वो कैसा है, पहला पृष्ठ तो कैसा है, अवतल, और दूसरा कैसा होगा हमारे पास में इसका समतल पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका पहला पृष्ठ तो हमारे पास में हो गया जैसे ये अवतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया हमारे पास में, ये समतल, ये सॉरी उत्तल। ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, अवतलोत्तल लेंस हो गया। पहला अवतल है, दूसरा उत्तल होना चाहिए। पहले पृष्ठ को इधर से देखो अवतल लग रहा है, और दूसरे पृष्ठ को इधर से देखो उत्तल लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारे पास में दूसरा जो लेंस है वो कौन सा होता है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस जो है इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये अपसारी लेंस क्यों होता है, क्या करता है ये, इसके बारे में अगर अपन देखें तो देखिए आप एक बात ध्यान रखना, जो आपने इसकी परिभाषा में बोला था उसका उल्टा आपको उसमें बोलना है, ठीक है ना। उत्तल लेंस में आपने क्या बोला था कि वे लेंस जो मध्य से मोटे और किनारों से पतले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं ना। इसमें आप क्या बोलेंगे, वे लेंस जो मध्य से पतले व किनारों से मोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। वे लेंस जो मध्य से पतले व किनारों से मोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। और जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश का अपसरण कर देता है, ठीक है ना। ये प्रकाश का अपसरण कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कह देते हैं। अपसरण का मतलब क्या होता है, प्रकाश को फैला देता है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को, प्रकाश को फैला देता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी मतलब अपसरण करता है प्रकाश का, मतलब प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। ये हो जाएगा अवतल लेंस। अब जैसे आपने उत्तल लेंस के 3 प्रकार बोले हैं, वैसे ही अवतल लेंस के भी 3 ही प्रकार होंगे। पहला तो जैसे हमारे पास में देखिए वही हो गया जो इसमें आपने देखा था, जैसे इसमें हो गया हमारे पास में उभयावतल, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, द्विअवतल, या फिर अवतलावतल।
अवतलावतल, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया इसका पहला पृष्ठ अवतल और ये दूसरा पृष्ठ भी अवतल, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया द्विअवतल लेंस या फिर अवतलावतल लेंस या फिर उभयावतल लेंस, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात। अब दूसरा देखिए आप, इसमें दूसरा हमारे पास में कौन सा होता है, समतलावतल, मतलब इसका पहला पृष्ठ तो एक पृष्ठ तो कैसा होगा समतल और दूसरा कैसा होना चाहिए हमारे पास में इसका अवतल पृष्ठ होना चाहिए। तो देखो जैसे पहला पृष्ठ हमारे पास में हो गया इसका समतल और ये देखो आप दूसरा पृष्ठ हमारे पास में कैसा हो गया इसका अवतल। तो ये समतलावतल लेंस हो गया ना। एक होता है हमारे पास में उत्तलावतल लेंस, तीसरा और अंतिम प्रकार है इसका। तीसरा और अंतिम प्रकार हो गया हमारे पास में उत्तलावतल लेंस। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो उत्तलावतल लेंस के बारे में आप देखिए, इसका पहला पृष्ठ तो कैसा हो गया, उत्तल हो गया और दूसरा पृष्ठ कैसा होना चाहिए, अवतल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में उत्तलावतल लेंस, ठीक है। हालांकि आपने लेंस के दो प्रकार देखे हैं, एक तो आपने देखा है उत्तल लेंस और एक आपने देखा है अवतल लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस जो होता है ये मध्य से मोटा और किनारों से पतला होता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है वो मध्य से पतला और किनारों से मोटा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है ये प्रकाश को मोड़ता है, एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है, सिकोड़ने का काम करता है और संकुचित करने का काम करता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है प्रकाश को प्रसारित करने का काम करता है, मतलब फैलाने का, है ना, फैलाने का काम करता है। हालांकि आपने दोनों ही लेंसों के तीन तीन प्रकार देखे हैं, दोनों ही लेंसों के तीन तीन भाग बोले हैं ना, लेकिन हमारे काम में जो लेंस आना है ना, डेरिवेशंस में, वो शुरू के दोनों ही काम में आने हैं, ठीक है ना। मतलब द्विउत्तल और द्विअवतल ये दो लेंस काम में आने हैं हमारे, ठीक है ना। द्विउत्तल और द्विअवतल ये दो लेंस हमारे काम में आने हैं। तो लेंस के बारे में आपने देख लिया। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लें, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। एक छोटा सा जो डेरिवेशन है उसके बारे में और प्रयास करेंगे हम लोग। पहले हम लोगों को हमें लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखनी है, उसके बाद में देखो आगे वाले टॉपिक्स पे और विचार करते हैं अपन। देखो लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। इसमें सबसे पहला बिंदु है हमारे पास में प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र। इसे हम लोग O से दर्शाते हैं। तो क्या होता है प्रकाशिक केंद्र, इसके बारे में हम देखें। जैसे देखिए ये हमारे पास में है एक लेंस, कौन सा लेंस है ये, कौन सा लेंस हो गया ये, उत्तल लेंस, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस हो गया। अगर आप इसी परिभाषा को अवतल लेंस के लिए देखते हैं तो जैसे ये हमारे पास में एक अवतल लेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया अवतल लेंस। ये देखो इस उत्तल लेंस के लिए क्या हो गया हमारे पास में द्वारक, है ना। और ये इस अवतल लेंस के लिए क्या हो गया हमारे पास में द्वारक, ठीक है। और आप इससे ये मुख्य अक्ष जो है ये हो गई इस लेंस की मुख्य अक्ष उत्तल लेंस की, ऐसे ही ये मुख्य अक्ष हो गई इस अवतल लेंस की, ठीक है। तो पहले प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा देखें। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं कि किसी लेंस के द्वारक, ये क्या है, किसी लेंस के लिए क्या होता है, ये द्वारक होता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास में क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गई, मुख्य अक्ष। और इनका जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इसे हम लोग O से दर्शाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी लेंस की मुख्य अक्ष, किसी लेंस की मुख्य अक्ष व द्वारक का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का द्वारक कहलाता है, नहीं सॉरी प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। किसी लेंस के, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, ठीक है ना, लेकिन किसी लेंस के द्वारक व मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, और इसे O से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए ये बात ध्यान रखना कि प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। जैसे इसमें ये हमारे पास में ये है प्रकाशिक केंद्र, ये वाला, तो इस पर आप कोई प्रकाश की किरण आपतित कीजिए, बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी। समझे आप मेरी बात, ये बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी, ठीक है ना। तो हमने इसमें बोल दिया कि किसी लेंस के द्वारक व प्रकाशिक के किसी लेंस के द्वारक व मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, इसे O से दर्शाते हैं, और इस पर आपतित प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है, ठीक है। और दूसरी अगर हम इसमें परिभाषा देखें तो प्रथम फोकस, इसे हम लोग F1 से दर्शाते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में है उत्तल लेंस, ये देखिए जैसे हमारे पास में हो गया एक उत्तल लेंस, ये हमारे पास में हो गई इसकी मुख्य अक्ष, और ये इस उत्तल लेंस का हो गया हमारे पास में द्वारक, ठीक है। और ये हमारे पास में हो गया इसका जैसे एक फोकस, प्राथमिक फोकस ले लिया आपने इसमें। तो अब इसमें होता क्या है, ये प्रकाश की किरण इससे चल रही है और इस लेंस पर आपतित हो रही है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण इससे चल रही है और इस लेंस पर आपतित हो रही है, यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब आप ये बोल सकते हो किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, ये सॉरी वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। ये तो केवल उत्तल लेंस के लिए आई है परिभाषा। अवतल लेंस के लिए अगर हम यही परिभाषा देखें तो जैसे ये हमारे पास में हो गया एक अवतल लेंस, और ये हमारे पास में हो गया इसका द्वारक, ये हो गई हमारे पास में इसके मुख्य अक्ष, ठीक है। ये जैसे प्रकाशिक केंद्र है ही, और यहाँ पे ये भी प्रकाशिक केंद्र है ही, ठीक है। अब ये देखिए कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रथम फोकस की सीध में आपतित हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से देखो। और ऐसे ही यहाँ आप देख लीजिए, ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रथम फोकस की सीध में आपतित हो रही है, ठीक है, F1 की सीध में आपतित हो रही है। तो यहाँ इसका अपवर्तन हो गया और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है ना। यहाँ से इसका अपवर्तन हो गया तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ना। मतलब आप इसमें परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, है ना, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये तो मुख्य अक्ष का वह बिंदु है, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर जाने वाली, ये जो प्रकाश की किरणें F1 की ओर आ रही है ना, ठीक है ना, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को, वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपने जो परिभाषा बोली है दोबारा देखिए, मुख्य अक्ष पर किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली या जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, F1 से दर्शाते हैं। और ये जो प्रथम फोकस है ये उत्तल लेंस के लिए देखो कौन सी साइड में है, बाईं ओर, व अवतल लेंस के लिए कौन सी साइड में है, ये दाईं ओर है, ठीक है ना। तो प्रथम फोकस की परिभाषा दोबारा से देखते हैं, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे हम किससे दर्शाते हैं, F1 से दर्शाते हैं, ठीक है।
और उत्तल लेंस के लिए तो ये कौन सी ओर होता है, बाईं ओर होता है, जबकि अवतल लेंस के लिए कौन सी ओर होता है, दाईं ओर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब आगे अगर अपन देखें, देखिए इसमें है ना, ऐसे ही एक होता है हमारे पास में द्वितीय फोकस। क्या होगा इसके बारे में हम विचार करें। द्वितीय फोकस के बारे में अगर हम विचार करें, देखिए द्वितीय फोकस तो वो क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास में ये हमारे पास में है कोई उत्तल लेंस, ठीक है, ये हमारे पास में हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। यहाँ पे ये प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। यहाँ पे यहाँ से इसका क्या हो गया, अपवर्तन, और यहाँ से इसका हो गया अपवर्तन, और ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, समझे आप मेरी बात। तो इसमें हमने क्या बोला था, इसमें हमने बोल दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वो क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा केवल उत्तल लेंस के लिए है। उत्तल लेंस अवतल लेंस के लिए इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे। जैसे ये हमारे पास में देखिए एक अवतल लेंस हो गया, देखिए ये जैसे हमारे पास में है अवतल लेंस, और ये इस अवतल लेंस के लिए क्या हो गया, द्वारक हो गया, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। ये जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, यहाँ पे भी देखिए ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो इसका हो जाएगा यहाँ से अपवर्तन, और ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी हमें। इसका भी यहाँ से देखो अपवर्तन हो गया, और ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी हमें, और ये हो गया F2। आई मेरी बात समझ में। ये हो गया हमारे पास में F2। तो आप ये बोल सकते हो, इसकी अंतिम परिभाषा में आप क्या बोल सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण या किसी लेंस के मुख्य अक्ष, किसी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है ना, और इसे हम किससे दर्शाते हैं, F2 से दर्शाते हैं। और ये जो द्वितीय फोकस होता है ये उत्तल लेंस के लिए तो दाईं ओर होता है, जबकि अवतल लेंस के लिए ये बाईं ओर होता है। ठीक है ना, ये उत्तल लेंस के लिए तो दाईं ओर होता है, राइट साइड में होता है, और अवतल लेंस के लिए बाईं ओर होता है। ठीक है, ऐसे ही एक परिभाषा और बनती है इसकी, वो होती है फोकस दूरी। ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास में, फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात ये ध्यान रखना, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस व किसके बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी। ठीक है ना, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, ऐसे ही इन दोनों के बीच की दूरी। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि फोकस कौन सा लोगे आप, प्रथम फोकस लोगे या द्वितीय फोकस लोगे, है ना। तो प्रथम फोकस लेना है, द्वितीय फोकस लेना है, तो इसके बारे में एक बात मैं बताता हूँ आपको। देखो किसी भी लेंस के लिए, ध्यान से सुनना, काम की बात बता रहा हूँ, किसी भी लेंस के लिए जो द्वितीय फोकस होता है ना वो प्रभावी होता है। मतलब जो द्वितीय फोकस होता है ये प्रभावी रहता है। ठीक है ना, प्रथम फोकस अप्रभावी होता है। ठीक है, मतलब आपको ये काम का है, ये देखना है। तो उत्तल लेंस के लिए तो ये दाईं ओर है, तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कौन सी साइड में आ जाएगी, राइट साइड में आ जाएगी। और अवतल लेंस के लिए अगर ये द्वितीय फोकस बाईं ओर है तो इसकी जो फोकस दूरी है ये कौन सी साइड में आ गई, बाईं ओर आ गई। ठीक है, लेफ्ट साइड में आ गई। मतलब आप ये कह सकते हो कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है कैसी होगी, धनात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उत्तल लेंस के लिए तो ये जो फोकस दूरी है कैसी होगी, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगी। जबकि जो अवतल लेंस है इसके लिए फोकस दूरी कहाँ पे होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, समझे आप मेरी बात को,
है ना। ये कहाँ हो जाएगी हमारे पास में, कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अभी तक आपने जो फोकस दूरी के बारे में देखा है उसमें आपने क्या बोला था कि किसी लेंस की प्रकाशिक केंद्र व किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र व किसके मध्य की दूरी, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, लेकिन लेंस के दो फोकस होते हैं, प्राथमिक व प्रथम, ठीक है ना, प्रथम व द्वितीय फोकस होते हैं, लेकिन लेंस के लिए द्वितीय फोकस ही प्रभावी रहता है, प्रथम फोकस अप्रभावी होता है। मतलब इसी से दूरी देखनी है आपको, तो आप ये बोल सकते हो कि किसी लेंस के लिए द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और ये मतलब कैसे, ये जो फोकस दूरी है ये उत्तल लेंस के लिए तो कैसे हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी क्योंकि राइट साइड में आ रही है, और अवतल लेंस के लिए कैसे हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी क्योंकि ये कौन सी साइड में आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। ये है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और वो है हमारे पास में, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारे पास में पतले लेंस से अपवर्तन। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, पतले लेंस से अपवर्तन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। लगभग सामान्यतः ये चैप्टर में पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर के अंदर एक बात आप देखना, इस चैप्टर में लगभग जो बड़े प्रश्न होते हैं ना वो नियत है कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट में उनकी भी हम एक श्रेणी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो जैसे हमारे पास में हो गया, हमारा जो टॉपिक है वो है पतले लेंस से अपवर्तन। इसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र, मेकर मतलब बनाने वाले, निर्माता। ठीक है, मेक मतलब क्या होता है, बनाना, और मेकर का मतलब क्या हो जाएगा, बनाने वाले। ठीक है, तो इसको हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। पतले लेंस से जो अपवर्तन है इसके बारे में हम देखें अगर, है ना, क्या होता है ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि ये जो सूत्र है ना ये हमारे पीछे वाले टॉपिक्स पे आधारित है। आपको ये पीछे कहा भी गया था, पतले लेंस से अपवर्तन जो आपको पढ़ने के लिए कहा गया था, आपको ये कहा गया था कि ये जो टॉपिक है ये काम में आएगा हमारे। ठीक है ना, तो इसलिए अब देखें हम लोग लेंस मेकर सूत्र के बारे में हम देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जैसे देखो ये हमारे पास में एक, जैसे ये हमें कोई लेंस दे रखा है, उत्तल लेंस। ठीक है, और ये इस उत्तल लेंस के लिए हमारे पास में क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, और इस उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया, N2 मान रखा है। ठीक है ना, इस उत्तल लेंस के, इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने क्या मान रखा है, N2 मान रखा है। जबकि ये जो लेंस है ये N1 अपवर्तनांक के एक माध्यम में रखा हुआ है। ये जो लेंस है ये कहाँ रखा हुआ है, N1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है। तो अब एक बात देखना, यहाँ तक तो लेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये लेंस है। इस लेंस के इधर की ओर ये माध्यम हो गया N1 अपवर्तनांक, और यहाँ पे भी वही माध्यम होगा N1 अपवर्तनांक का ही ये माध्यम अलग अलग नहीं है ये दोनों। ठीक है ना, अब यहाँ से आप देखिए इस लेंस को आपने नाम दे दिया, जैसे ये बिंदु L, ये पृष्ठ हो गया L, M और ये N। ठीक है ना, और जबकि इधर वाला जो पृष्ठ है इसको आपने नाम दे दिया L, और ये बिंदु हो गया M डैश और फिर N। ठीक है ना, दो पृष्ठ हो गए इस लेंस के। अब ये हमारे पास में इस लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदुवत बिंब आपको दे रखा है। ये जो लेंस, ये जो O है ये क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदुवत बिंब आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखो इसकी अभी तक आपने इसके बारे में क्या बोला है, चित्रानुसार माना, ध्यान से सुनना, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, चित्रानुसार माना N2 अपवर्तनांक का कोई लेंस, N2 अपवर्तनांक का कोई लेंस N1 अपवर्तनांक के किसी माध्यम में रखा है, तथा इस लेंस की मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुवत बिंब O स्थित है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। और इस बिंदुवत बिंब O से इस पर आपतित जो प्रकाश की किरण है वो ये है OA। ठीक है, OA। अच्छा, इसके दो पृष्ठ हो गए, देखो दो पृष्ठ हो गए ना इसके, एक तो हो गया LMN और दूसरा पृष्ठ हो गया LM-N। देखो एक तो पृष्ठ ये हो गया LMN और दूसरा ये हो गया LM-N, ये दो पृष्ठ हो गए ना। इन दोनों ही पृष्ठों के बारे में एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसके दो पृष्ठ हैं, तो आप यहाँ से आप ये कह सकते हो
कि पहले वाला जो पृष्ठ है, इस पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपने क्या मान ली, R1 मान ली। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपने क्या मान ली, R2 मान ली। समझे आप मेरी बात को? तो अब यहाँ से हम देखें, वो जरूरत के हिसाब से हम देख लेंगे। ये जो प्रकाश की किरण है, ये बिंदु O से बिंदुवत बिंब से चलती है प्रकाश की किरण, इस लेंस पर आपतित हो रही है बिंदु A पर। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका अपवर्तन हो गया, और ये इस बिंदु I डैश पर इसका प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, I डैश पर इसका प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है ना। अब लेकिन वास्तव में होता क्या है, हमने क्या बोला कि O है बिंदुवत बिंब, इससे प्रकाश की किरण OA जो है इस लेंस के पृष्ठ LMN पर आपतित होती है। यहाँ इसका अपवर्तन हो जाता है ना, AB के अंदर अपवर्तन हो जाता है, और इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में इस बिंदु B पे इसका दोबारा से अपवर्तन होगा ना, और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, बिंदु I पर बनेगा। ठीक है ना। O यानी कि वस्तु है, इसकी जो दूरी है ये हमने क्या ले ली, U। ठीक है, और I की जो दूरी है वो हमने क्या ले ली, V, और I डैश की जो दूरी है वो हमने क्या मान ली, V डैश मान ली। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को? तो अब यहाँ पे दो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों के लिए हम लोग अपवर्तन का सूत्र देख रहे हैं। पहला पृष्ठ हमारे पास में क्या है, LMN। इस पृष्ठ के लिए हम देखें अगर, तो देखो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आपने व्यंजक पीछे देख रखा है, वो हमारे पास में क्या था, N2/V माइनस N1/U बराबर होता है N2 माइनस N1 में R। यही होता है ना। N2 का मतलब क्या होता है, दूसरे माध्यम, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। N2 का मतलब, N2 किसका अपवर्तनांक है, द्वितीय माध्यम, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो N2 का मतलब हो गया सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक, और बट्टा में क्या आता है, V यानी प्रतिबिंब की दूरी, माइनस में N1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक, और बट्टा में U। ठीक है, बराबर N2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक, माइनस N1 का मतलब हो गया फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक, बट्टा R। ठीक है, तो आपको ये वाला जो फॉर्मेट है ये ध्यान रखना है, सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा V माइनस फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा U बराबर है सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक माइनस फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा R। ठीक है, अब इस पृष्ठ के लिए अगर हम देखते हैं तो देखिए, इस वाला जो पृष्ठ है इसके लिए अगर अपन देखें LMN के लिए, ये पृष्ठ है LMN, इसके लिए प्रकाश की किरण यहाँ से तो चलती है और यहाँ पे आती है, ऐसा ही है ना। यहाँ से चल रही है, जहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी वो प्रथम माध्यम होगा। यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है तो प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया, N1 हो गया, और यहाँ पर आती है तो ये द्वितीय माध्यम हो गया, और इसका अपवर्तनांक क्या है, N2, तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। मतलब इस पृष्ठ के लिए फर्स्ट माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक तो क्या हो गया, N1, और जो सेकंड माध्यम है उसका अपवर्तनांक हमारे पास में क्या हो गया, N2। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? तो उस सूत्र में आप लिख दीजिए, सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक क्या है यहाँ पे, N2 में V यानी प्रतिबिंब की दूरी। और इस वाले पृष्ठ के हिसाब से सपोज कीजिए ये अकेला पृष्ठ ही LMN ही होता, ये वाला पृष्ठ नहीं होता, तो फिर यहाँ से इसका अपवर्तन नहीं होता ना, और यहाँ से अपवर्तन नहीं होता तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता हुआ प्रतीत होता, I डैश पर बनता हुआ प्रतीत होता। तो इस I डैश वाली दूरी काउंट करो इसमें प्रतिबिंब की, और I डैश की दूरी क्या है हमारे पास में, V डैश, तो N2 में V डैश माइनस फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक क्या है हमारे पास में, N1, और अपॉन में U यानी वस्तु की दूरी, और इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है हमारे पास में, O, तो इसकी दूरी क्या है हमारे पास में, U बराबर सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक हो गया N2 माइनस फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक हो गया N1 बट्टा R, यानी R की जगह हमने क्या मान लिया, R1 ले लिया। इस पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या हो गई हमारे पास में, R1 हो गई। ठीक है, समझे आप मेरी बात? अब ये हो गया जैसे हमारे पास में समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा पृष्ठ है ये LM-N, इनके लिए हम बात करें तो LM-N इस पृष्ठ के लिए अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए देखो आप, यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और यहाँ पे जाती है, तो यहाँ से चल रही है तो प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है, तो ये प्रथम माध्यम हो गया ना, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो गया, N2 हो गया ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट माध्यम का जो अपवर्तनांक है इसमें वो कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा, और बाद में यहाँ पे आ रही है तो ये द्वितीय माध्यम हो गया, और इसका अपवर्तनांक क्या है हमारे पास में, N1 है, तो सेकंड माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पे, N1। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? और इसकी वक्रता त्रिज्या जो है इस पृष्ठ की हमने क्या मान ली, R2 मान ली। ठीक है, इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो हमने क्या मान ली, R2 मान ली। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं, देखिए तो हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए हम देखें तो उस सूत्र में आप मान लिख दीजिए। अच्छा एक बात और देखना आप, हमने यहाँ पे बोला है,
हमने यहाँ पे बोला है कि जो प्रथम माध्यम है उसका अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसमें हमने क्या बोल दिया, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक क्या है हमारे पास में n2 और सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक क्या है हमारे पास में n1। ठीक है, एक बात और देखना, ये जो पृष्ठ होता है l m डैश n, इस पृष्ठ के लिए जो बिंदु है i डैश, ये बिंदु i डैश एक आभासी बिंब के जैसे कार्य करता है। मतलब ये जो पृष्ठ आपको दे रखा है l m डैश n, इस वाले पृष्ठ के लिए ये जो बिंदु i डैश आपको दिया गया है ये एक आभासी बिंब का कार्य करता है। ठीक है ना, मतलब इस पृष्ठ के लिए वस्तु की जो दूरी है u, वो कौन सी दूरी लोगे आप, इस i डैश वाली दूरी लोगे, और i डैश की दूरी क्या है v डैश। ठीक है ना, तो यहाँ से आप उस सूत्र के हिसाब से मान देखिए, ये सूत्र हमें क्या बोलता है, सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक। तो सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक कितना है हमारे पास में n1 बट्टा v यानी प्रतिबिंब की दूरी, और इस वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आई पर बनता है, तो इसकी दूरी क्या है, v है, फिर माइनस फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक, और फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक क्या है हमारे पास में यहाँ पे n2 अपॉन में u यानी वस्तु की दूरी, और इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु के जैसे काम कौन सा करता है, बिंदु i डैश, तो इसकी दूरी क्या हो गई हमारे पास में v डैश बराबर सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक हो गया हमारे पास में n1 माइनस फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक हो गया n2 बट्टा इसकी जो वक्रता त्रिज्या हमने क्या ले लिया r2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें इसमें, तो यहां से अगर अपन देखें इसमें क्या होता है हमारे पास में, देखिए इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हमने जैसे जोड़ दिया है ना, तो इनको जोड़ देंगे तो ये माइनस में आ गया n1 अपॉन यू और ये प्लस में आ गया n1 अपॉन यू। ठीक है ना, सॉरी ये प्लस में देखो n2 अपॉन वी डैश और माइनस में n2 अपॉन वी डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस में बच जाएगा n1 अपॉन वी और माइनस में बच जाएगा n1 अपॉन यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं, देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास में, n1 अपॉन वी माइनस में n1 अपॉन यू, n1 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r, n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2, n1 माइनस n2 अपॉन r2, इन दोनों में से n1 कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r1, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लो, उस कॉमन आएगा वो माइनस, जब इस प्लस से गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये n2 माइनस n1 अपॉन में r2, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया n1 इंटू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर, अब यहाँ से n2 माइनस n1 आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस में 1 अपॉन r2, तो यहाँ से आपने इसमें से n1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है n1 इंटू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर, यहाँ पे आपने n1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा n2 अपॉन में n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या बचेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर, अब ये n1 से तो n1 कैंसिल हो ही गया, n2 अपॉन n1 को आपने क्या लिख दिया n21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस में 1 अपॉन r2। ठीक है ना, अब यदि आपने बोल दिया कि जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पे बनता है, मतलब v जो है वो कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, अगर फोकस पे प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए शर्त है कि वस्तु कहाँ होनी चाहिए, u का मान कहाँ होना चाहिए, अनंत पे होना चाहिए। ठीक है, तो उस स्थिति में आप देखिए 1 अपॉन और v की जगह f लिख दिया, माइनस में 1 अपॉन और अनंत आएगा, और 1 अपॉन अनंत का मान तो 0 हो गया बराबर n21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये हो जाएगा लेंस मेकर सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र। इस सूत्र के द्वारा लेंस के निर्माण के समय इसकी जो फोकस दूरी होती है वो नियत कर दी जाती है। ठीक है ना, तय कर दी जाती है, लेंस के निर्माण के समय ही इसकी फोकस दूरी तय कर दी जाती है, ये होता है हमारे पास में लेंस मेकर सूत्र। इसमें एक छोटा सा एक परिवर्तन और है, इसकी एक छोटी सी स्थिति और हो सकती है, वो देखिए आप क्या हो सकती है, जैसे देखिए तो हमने मान लिया कि जैसे प्रथम माध्यम क्या है वायु और दूसरा माध्यम क्या है हमारे पास में कांच। अगर पहला माध्यम वायु है तो n1 का मान कितना हो गया 1 और दूसरा माध्यम कांच माना तो इसका अपवर्तनांक हमने मान लिया n। ठीक है ना,
तो इस स्थिति में n21 का जो मान है ना वो क्या होता है, n2 अपॉन में n1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 का मान n अपॉन में n1 का मान 1 बराबर क्या आ गया, n आ गया ना। मतलब इस n21 की जगह आप क्या ले सकते हो, n ले सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन एफ बराबर है n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये भी लेंस मेकर सूत्र ही है, लेंस निर्माता सूत्र ही है, लेकिन ये केवल तभी लागू होगा जब पहला माध्यम वायु व दूसरा माध्यम में कांच हो, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में लेंस मेकर सूत्र जो कि आपने देखा है, और ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, बड़े सवाल के रूप में इसका, बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, लगभग 4 नंबर का प्रश्न इस पर पूछा जाता है। तो आपको ये पढ़ना है और उसके बाद में हम आगे देख लेंगे। आगे की जो चर्चाएं हैं, अगले टॉपिक्स की जो चर्चाएं हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन कल सोमवार को आपका टेस्ट है, उसका समय आपके ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा कितने बजे से कितने बजे तक आपका टेस्ट होगा, ठीक है। पेपर आपको PDF बना के सेंड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।